भारत का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा चाहे अनुच्छेद 370 रहा हो या इंडियन पिनल कोड की धारा 124 ए रही हो, भारत के महान्यायवादी ने भारत सरकार की तरफ से इन सभी महत्वपूर्ण केसेस में भारत सरकार की तरफ से पैरवी की है। यानी यहाँ पर भारत का महान्यायवादी पद एक बार फिर महत्वपूर्ण हो गया है और हाल ही के समय में यह पद महत्वपूर्ण है और चर्चा में भी है। दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। आज का हमारा चर्चा का विषय होगा यही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि अभी हाल ही में इस पद में 30 सितंबर को एक नए व्यक्ति आने वाले हैं। इस वजह से यह जो पद है एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। तो आइए आज के विषय की हेडलाइन देखते हैं। आज का विषय है क्यों चर्चा में है भारत का महान्यायवादी पद, यानी अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया का जो पद है यह एक बार फिर से क्यों चर्चा में आ गया है। तो आइए सबसे पहले देखेंगे कि आज के हमारे चर्चा के बिंदु क्या होंगे, इनके अंतर्गत हम कौन कौन से बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि यह खबर क्यों सुर्खियों में है, यह खबर कहां से ली है। फिर जानेंगे सुर्खियों में होने की इसकी वजह को, कि आखिर अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया का जो पद है यह इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है, यह एक बार फिर से यह खबरों में क्यों आ गया है। फिर समझेंगे अटॉर्नी जनरल के रूप में के वेणुगोपालन के बारे में, जानेंगे भारत के महान्यायवादी पद के बारे में कि यह क्या है, किस अनुच्छेद के तहत इसकी चर्चा की गई है, यानी भारतीय संविधान में इसके बारे में कौन कौन सी चर्चाएं हैं इसके बारे में समझेंगे। फिर जानेंगे इनके महत्वपूर्ण कार्य और कर्तव्यों को, फिर समझेंगे इनके अधिकार और सीमाओं को। फिर पूरे सेशन से आधारित हमारा सवाल होगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि यह खबर महत्वपूर्ण क्यों है और यह खबर हमने कहां से ली है। तो यह खबर द इंडियन एक्सप्रेस से ली गई है। इसके अलावा कई न्यूज़पेपर्स में यह खबर आज प्रकाशित की गई थी। पिछले 2-3 दिनों से यह काफी सुर्खियों में है। खबर है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, यानी अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया या भारत के महान्यायवादी जो पद है या भारत का जो महान्यायवादी है उसकी कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन से कर्तव्य हैं। यहाँ पर यह जो पूरा सेशन था इसी पर आधारित होगा। तो आइए देखेंगे सबसे पहले कि आखिर यह खबर में क्यों रही है, इसकी सुर्खियों की वजह क्या है। तो दरअसल आने वाले 30 सितंबर को भारत का जो महान्यायवादी वाला पद है एक बार फिर से उसमें के वेणुगोपालन सेवानिवृत्त होने वाले हैं और उनकी सेवानिवृत्ति के बाद एक नए व्यक्ति को इसमें इस पद के लिए चुना जाएगा। दरअसल यदि बात करें कि यह खबर क्यों सुर्खियों में आ गई है, तो वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल के पद पर इन्हें जो भारत सरकार ने इनकी पेशकश की थी कि अब आप अटॉर्नी जनरल के पद को संभालेंगे 30 सितंबर के बाद, तो उन्होंने इस पद की जो भारत सरकार का जो प्रस्ताव था उसे अस्वीकार कर दिया है। यानी इसका कोई खास ठोस कारण नहीं बताया है और यह बात उन्होंने अस्वीकार कर दी है कि 30 सितंबर के बाद वे अटॉर्नी जनरल ऑफ फॉर इंडिया का जो पद है उसे वे नहीं संभालेंगे। तो यहाँ पर अभी तक यानी 30 सितंबर तक भारत के जो महान्यायवादी पद है जो उसमें कौन है, तो उसमें अभी हाल ही में अटॉर्नी जनरल कौन है, के वेणुगोपालन, जो कि 30 सितंबर को अब सेवानिवृत्त होंगे। यानी 30 सितंबर को इनका जो कार्यकाल है वह समाप्त होने वाला है। इस पद के लिए सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी को पेशकश की थी और उन्होंने इस पेशकश को अस्वीकार कर दिया है। इससे पहले भी मुकुल रोहतगी जो थे वे भारत सरकार में वर्ष 2014 से वर्ष 2017 तक यानी 3 वर्षों तक अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया का इन्होंने यहाँ पर पद संभाला था। इसके बाद वर्ष 2017 के बाद के वेणुगोपालन को इस पद पर बैठाया गया, इस पद के लिए इन्हें चुना गया। तो ये हमने बात की सुर्खियों की वजह के बारे में। अब हम जानेंगे कि आखिर अटॉर्नी जनरल के रूप में के वेणुगोपालन ने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और इनका पूरा कार्यकाल कैसा रहा है। इनका जन्म वर्ष 1931 में हुआ था और अभी मुख्य रूप से ये अटॉर्नी जनरल के साथ साथ भारत के सीनियर एडवोकेट के रूप में जाने जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवोकेट के रूप में जाने जाते हैं और यही उच्चतम न्यायालय के प्रख्यात अधिवक्ता हैं। यानी ये मुख्य रूप से उच्चतम न्यायालय के प्रख्यात अधिवक्ता के रूप में और भारत के अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया के रूप में इन्हें जाना जाता है। बड़ी संख्या में इन्होंने संवैधानिक और कॉर्पोरेट कानून के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनसे जुड़े काफी फैसलों के लिए भारत सरकार को इन्होंने सेवाएं दी है। भारत सरकार की तरफ से इन्होंने विभिन्न न्यायालयों, उच्च न्यायालयों में भारत सरकार की पैरवी की है। कई ऐसे महत्वपूर्ण मामले थे जिसके बारे में हमने शुरुआती कुछ पंक्तियों में ही डिस्कस किया था, जिसमें आर्टिकल 370 और आईपीसी की धारा 124 ए जो मुख्य रूप से किससे संबंधित है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण मामले हैं इन्होंने भारत सरकार की तरफ से उन मामलों में अपनी यहाँ पर पैरवी की है।
इसके अलावा यदि बात करें कि इससे पहले वे और कौन कौन से पद को संभाल चुके हैं, तो वर्ष 1979 और 1980 के बीच ये भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं। इन्होंने इस पद को भी संभाला है। वर्ष 2002 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है और वर्ष 2015 में ये पद्म विभूषण से भी सम्मानित हुए हैं। ये हमने बात की इनके महत्वपूर्ण कौन कौन सी इनकी उपलब्धियां रही हैं इसके बारे में। इसके अलावा अर्जेंटीना और कोलंबिया जैसे ऐसे कई देश हैं जिनकी बार काउंसिल ने इन्हें कई मेडल देकर पुरस्कृत किया है, यानी इसके अलावा ये कई और मेडल से भी पुरस्कृत हुए हैं। ये हमने बात की इनके अवार्ड्स के बारे में। अब जानेंगे इनके अभी के शासनकाल के बारे में। तो जून 2017 में इन्हें 3 साल के लिए 3 साल की अवधि के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया के पद के लिए नियुक्त किया गया था। भारत के महान्यायवादी के पद के लिए नियुक्त किया गया था। 3 साल सामान्य रूप से 3 साल के लिए इन्हें नियुक्त किया गया था। इसके बाद वर्ष 2020 में इनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। फिर वर्ष 2021 में भी इनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, यानी जून 2022 को इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, लेकिन भारत सरकार ने फिर से 3 माह के लिए इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया था और 30 सितंबर को इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। इस वजह से यह पद फिर से महत्वपूर्ण हो गया है। यहां पर यदि बात करें तो अभी हमने चर्चा भी की कि वर्ष 2020 और 2021 में 1-1 साल का इनका कार्यकाल बढ़ाया गया, फिर 3 माह का इनका कार्यकाल बढ़ाया गया और 30 सितंबर को ये सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इन्होंने भारत सरकार के जो कानून मंत्रालय है उससे पहले ही अनुरोध किया है कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से अब इनका कार्यकाल इस 3 महीने के बाद और भी अधिक ना बढ़ाया जाए। इस वजह से ये वापस से सुर्खियों में भी रहे हैं। तो हमने बात की के वेणुगोपालन के बारे में। अब जानेंगे कि भारत का जो महान्यायवादी पद है तो उसके बारे में कौन कौन सी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, कहां पर इसके बारे में चर्चा की गई है। यदि इस पद के बारे में हम बात करें तो यह भारत का जो महान्यायवादी पद है, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया है, वह संघ की कार्यकारिणी का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह एक बड़ा कानूनविद का एक महत्वपूर्ण पद है जो भारत के विभिन्न मामलों में, भारत सरकार के विभिन्न मामलों में विभिन्न उच्चतम न्यायालय में अपनी बात रखता है। तो इसके बारे में जिक्र कहां पर है, तो संविधान के अनुच्छेद 76 में ही भारत के महान्यायवादी पद के बारे में सारे प्रावधान किए गए हैं, जो कि 76(1), 76(2) करके डिवाइड किए गए हैं। यदि भारत के पहले अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया की बात करें तो उनका नाम था मोतीलाल सीतलवाड़, जो कि भारत के पहले महान्यायवादी पद के अतिरिक्त भारत के सबसे लंबे समय तक महान्यायवादी रहने वाले व्यक्ति के रूप में भी जाने जाते हैं। यानी वर्ष 1950 से वर्ष 1963 तक सबसे लंबी अवधि तक ये भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं। यदि इनकी नियुक्ति और पात्रता की बात करें कि जो भारत सरकार का जो महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है तो उसकी नियुक्ति के बारे में किस आर्टिकल में प्रावधान किया गया है, तो यदि हम बात करें कि इनकी नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सलाह पर अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया की नियुक्ति की जाती है। यदि अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 76(1) के तहत लिखा गया है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। यानी वह व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने के या न्यायाधीश की उपलब्धि प्राप्त करने के लिए सभी अर्हताएं रखता हो, वही व्यक्ति क्या बनेगा, भारत का महान्यायवादी बनेगा। और नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी। तो यहाँ पर अब यदि बात करें कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य कौन कौन सी अर्हताएं हैं, तो पहला तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो यहाँ पर न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का 5 वर्षों का अनुभव हो। इसके अलावा या किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव हो। उच्च न्यायालय में यदि न्यायाधीश है तो 5 वर्षों का अनुभव हो, या उच्च न्यायालय में यदि वह वकालत कर रहा है, वकील है, तो उसको 10 वर्षों का अनुभव हो, अथवा राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो। यानी यहाँ पर राष्ट्रपति यह बात देख सकता है कि यदि वह न्यायिक मामलों के संदर्भ में योग्य व्यक्ति है तो उसे भी यहाँ पर भारत का न्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है। तो हमने बात की उनकी नियुक्ति के संदर्भ में। इसके अलावा अनुच्छेद 76(4) कहता है कि अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर कार्य करेगा और इसके लिए वेतन भत्ते कौन निर्धारित करेगा, या इसके लिए राष्ट्रपति द्वारा जो भी पारिश्रमिक निर्धारित किया जाएगा वही इसे प्राप्त होगा। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76(4) अटॉर्नी जनरल के बारे में क्या कहता है कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा और राष्ट्रपति ही इसके पारिश्रमिक को निर्धारित करेगा।
तो यहाँ पर महत्वपूर्ण यह भी है कि चूंकि ये बात कही गई है प्रसाद पर्यंत किसके, राष्ट्रपति के, निश्चित कार्यकाल की बात कही नहीं गई या निश्चित इसके कार्यालय की कोई अवधि नहीं बताई गई, लेकिन सामान्य रूप से अभी तक माने तो 3 वर्षों के लिए यहाँ पर अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया की नियुक्ति की जाती है, जो कि अभी देखा भी आपने कि इससे पहले वर्ष 2020-2021 में इनके कार्यकाल को बढ़ाया भी गया है, इसके बाद कार्यकाल को बढ़ाया गया। ये तो हमने बात की नियुक्ति के बारे में। अब जानेंगे इसके कार्य के बारे में या इनके कर्तव्यों के बारे में कि इनके लिए कौन कौन से कर्तव्य या अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया के लिए कौन कौन से कर्तव्य डिसाइड किए गए हैं। तो ऐसे कानूनी मामलों पर भारत सरकार को यह सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा भेजे जाते हैं, यानी राष्ट्रपति यदि कोई मामले भेजता है जिस पर भारत सरकार को कानूनी सलाह या सलाह की जरूरत होती है तो वह सरकार को सलाह देते हैं। इसके अलावा कानूनी रूप से ऐसे कर्तव्यों का पालन करना जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाते हैं, यदि राष्ट्रपति द्वारा कोई कर्तव्य उन्हें सौंपे जाते हैं तो कानूनी रूप से वे इन कर्तव्यों का भी निर्वहन करते हैं या ऐसे कर्तव्यों का भी अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया क्या करते हैं, पालन करते हैं। भारत सरकार से संबंधित सभी मामलों में हमने अभी चर्चा भी की थी कि इस विभिन्न न्यायालयों में ये भारत सरकार के मामलों की पैरवी करते हैं, यानी भारत सरकार से संबंधित सभी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय में उपस्थित होना, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से ही अटॉर्नी जनरल प्रेजेंट करते हैं, तो ये भारत सरकार के सभी मामलों की तरफ से ये सभी मामलों के उपलक्ष्य में सर्वोच्च न्यायालय या अन्य किसी भी उच्च न्यायालय में ये उपस्थित होते हैं। इसके अलावा संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा उन्हें जो भी कार्य प्राप्त होते हैं वे उन सभी कार्यों का निर्वहन करते हैं, यानी संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों में इनके लिए जो जो कार्य डिसाइड किए गए हैं, जो जो कार्य निर्धारित किए गए हैं वे इन सभी का निर्वहन करते हैं और यही इनके कर्तव्यों में भी शामिल है। तो हमने बात की कर्तव्यों के बारे में। अब जानेंगे इनके अधिकार और सीमाओं के बारे में कि अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया की कौन कौन से अधिकार है, उनसे संबंधित कौन कौन सी सीमा है। यदि बात करें इनके अधिकारों के बारे में तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 88 क्या कहता है, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 के तहत कहा गया है कि उसे संसद के दोनों सदनों या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति की कार्यवाही में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार है। यानी यहाँ पर केवल उन्हें उन कार्यवाहियों में, उन समिति में वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहा भी गया है कि सदन में इस अनुच्छेद के आधार पर इन्हें वोट देने का हकदार नहीं बनाया गया है, ये वोट नहीं दे सकते। लेकिन इसके अलावा क्या क्या शामिल है, संसद के दोनों सदनों में ये यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं, वहां पर संयुक्त बैठक में भी उपस्थित हो सकते हैं, संसद की किसी भी समिति की कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं, बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी एक बात कही गई है कि जिसका वह सदस्य नामित किया गया हो, यानी वे केवल उन समितियों में यहाँ पर शामिल हो सकते हैं, उनकी कार्यवाही में बोल सकते हैं या भाग ले सकते हैं जिन समितियों के लिए उन्हें सदस्य के रूप में नामित किया गया हो। और इसके अलावा वे सभी विशेषाधिकार प्राप्त कर सकते हैं, वे सभी उन्मुक्तियां भी उन्हें प्राप्त होंगी जो एक संसद के सदस्य को यहाँ पर प्राप्त होगी। क्योंकि उसी व्यक्ति के रूप में उन्हें यहाँ पर नामित किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर उन्हें वे सभी विशेषाधिकार भी प्राप्त होंगे और वे सभी उन्मुक्तियां भी प्राप्त होंगी। तो हमने चर्चा की उनके यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या क्या उपलब्धियां हैं। अब देखेंगे आज के पूरे सेशन से संबंधित हमारा सवाल। तो हमारा सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान है? अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 81 या अनुच्छेद 86? तो इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। तो इसके अलावा कल जो हमारा फोकस का प्रोग्राम होगा वह मुख्य रूप से ब्रिटेन की मुद्रा संकट पर आधारित होगा, जो कि आपकी जानकारी को और एनहेंस करेगा, तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।